तो आइए हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस के सीरीज में आपका स्वागत है। हम 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें से आज हम 600 क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स के बुक से लिया गया है। और राइटर को आप जानते हैं, केसी श्रीवास्तव, एस के पांडे, के स्पेक्ट्रम से, हरीशचंद्र वर्मा, सतीश चंद्र वर्मा, विपिन चंद्र राय, इटीसी से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन जो है ये बहुत ही रिपीटिव नेचर के इसमें आते हैं और उसी को हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ कुछ से टर्म जो आएंगे आपको थोड़ा सा समझा दूंगा मैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी हिस्ट्री का अगर कहीं पर क्वेश्चन आ रहा है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे कि पहले भी मैं बताता हूँ कि इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसको टेस्ट की तरह यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्मरण शक्ति है, रिकॉलिंग कैपेसिटी, वो आपकी बढ़ेगी। यानी रोक के जब आपका आंसर आप खुद से अपने आप से पहले अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है, यानी कि स्मरण शक्ति, वो आपकी बढ़ेगी। और इसको दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप सीधा सुन सकते हैं तो आप जो है वन लाइनर की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यह जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी से लेकर नेट, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एचपीएससी, कोई भी पीएससी है, स्टेट पीसीएससी है, पीसीएस है, या फिर टीचिंग का एग्ज़ाम है, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको ये जीके भी ले सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, फिर अपने टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज का क्वेश्चन में देखिए 576 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर जो है दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, मुर्गन क्या था, बनी वरुण क्या था, कृष्ण क्या थे और कौरवई क्या थे। यानी से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कि ये सुमिलित नहीं थे, वरुण सुमिलित नहीं थे और बनिक नहीं थे। इसका आंसर ये है। बाकी मुर्गन जो थे वो पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी थे। कृष्ण को चरवाहा को कहा जाता था और कौरवई जो था वो योद्धा था, यानी कि युद्ध का जो देवता था उसको कौरवई कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। कुषाण शासक को जो जाना जाता था, ये इसको यू ची से जानते हैं। हिंद यवन को नहीं, हिंद यवन तो नहीं था, मकदूनिया का नहीं, पल्लव नहीं, यानी यू ची को जो है कुषाण कहा जाता था। ठीक है। यह जो था मौर्योत्तर कालीन, जब मौर्य के बाद जो किसान आए, यह पहला साम्राज्य था जिसका प्रभाव जो था मध्य एशिया तक था। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान था, यानी ये बहुत ही दूरी इसकी बाउंड्री थी। ठीक है। यह जो है जब वह उत्कर्ष पर था, जब ये टॉप लेवल पर था, तो विश्व के उस समय जो रोम थे, रोम, पार्थिया, ठीक है, पार्थिया और चाइना, इन सब के समकक्ष था, यानी कि इसके बराबर इसके राज्य थे। अब नेक्स्ट चलता है। कुषाण जो था शासक, कनिष्क के शासन काल में लिखी गई धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा थी। इन क्वेश्चन बोल रहा है कि कुषाण शासक जब कनिष्क था, यहाँ पर शासन कर रहा था भारत में, तो उस समय जो धार्मिक बौद्ध ग्रंथ जो लिखे जा रहे थे वो किस भाषा के थे। तो ये संस्कृत थे। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आया क्वेश्चन, क्योंकि जो बौद्ध के जो था ना, बहुत सारे जो बुद्धा के समय जो बुक रहती है वो पाली भाषा में लिखी गई थी। इसलिए इसको अभी उस समय जो कनिष्क के समय में जो था संस्कृत भाषा में लिखी गई, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा घुमा के दिया है कि यहाँ पाली ना कह दे, इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि संस्कृत उस समय रखना है। उस समय जो था कनिष्क के समय में क्या था, अनेक विद्वान थे। जैसे कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान था, यह भी आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन थे, नागार्जुन हो गए, अश्वघोष हो गए, अश्वघोष हो गए, फिर जाके पास हो गए, फिर जाके वसुमित्र हो गए। ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। और इसके साथ साथ एक और था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, चरक। ठीक है। यह जो थे वो राजवैद्य थे, बहुत महान चंद्र थे। अभी भी जो हमारा मेडिकल साइंस के जन्मदाता जो इंडिया में है, वो चरक को ही माना जाता है। चतुर्थ बौद्ध सभा निम्न में से किस शासक के शासन काल में आयोजित की गई थी। आपको पता ही होगा कि 4 तरह के बौद्ध
सभा आयोजित किए गए थे, उसमें से जो चौथा था वो कनिष्क के समय में आयोजित किया गया था। यह कहाँ हुआ था? यह कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोका के समय में। ठीक है, दूसरा हो गया वैशाली के समय। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आ ही जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमरावती कला शैली के विकास का काल है। तो अमरावती जो कला शैली है, इसका विकास का काल माना जाता है 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। और ये अमरावती कला के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे यह क्या था? ये श्वेत संगमरमर का से जो भी कलाकृतियाँ बनती थी इसलिए उसको अमरावती कला में माना, क्योंकि वहाँ पर जो था वो श्वेत संगमरमर ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये अमरावती था कहाँ? ये था गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में पड़ता था। इसके साथ साथ में यहाँ इसका जो ज़्यादातर जो मतलब प्रेरणा रहे, ये बौद्ध जो है, ये बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रेरित थे ये अमरावती का स्थान जो है। इसको एक संरक्षण भी मिला था। कभी भी कोई भी धर्म जो हम लोग जानते हैं बिना राजा के संरक्षण से फलता फूलता नहीं, तो इसको सातवाहनों का संरक्षण मिला था। जैसे बौद्ध धर्म को यहाँ पर सातवाहनों को मिला था, साथ साथ अगर मगध क्षेत्र में देखें तो वहाँ मौर्य वंश का भी संरक्षण मिला था, हर्यक वंश का भी संरक्षण मिला था बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था। त्रिमूर्ति का अवधारणा का उदय कब हुआ था? यानी गुप्त काल में हुआ था। अब त्रिमूर्ति पूजा इस समय की जानी है। पहले जो देव नहीं थे, पहले जो हड़प्पा संस्कृति थी, तो हड़प्पा संस्कृति में क्या था? प्रकृति की पूजा की जाती थी। उस समय ये मिले थे, योगी मुद्रा में मिले थे हड़प्पा काल में। लेकिन बाद में त्रिमूर्ति की अवधारणा जो आती है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आती है जाकर गुप्त काल में। और यहीं से जो है त्रिमूर्ति की शुरुआत हुई और इसकी पूजा शुरू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था। हेरोडोटस जो आया था 5वीं सदी ईसा पूर्व में आया था, यानी कि बीसी आया था, बिफोर क्राइस्ट आया था। इसको क्या क्या बोलते हैं? हेरोडोटस को जो बोलते हैं इतिहास का पिता भी बोलते हैं। ठीक है, यह इतिहास का पिता कहलाता है। साथ ही साथ में आया तो था, लेकिन ये बुक कौन सा लिखा था भाई? इतिहास का पिता कैसे कहला गया? तो इसने बुक लिखा था हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका में लिखा क्या? स्पेशली जो है भारत और फारस के बीच में जो रिलेशन था उसके बीच में लिखा था। जो युद्ध मतलब व्यापार होता था उसमें, स्पेशली जो भी रिलेशन थे उसमें व्यापारिक रिलेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी? तो ये जो किए थे ये रवि कीर्ति किए थे। रवि कीर्ति किए थे। उसमें चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय का लेख है। अब रवि कीर्ति जो किया था, लेकिन इसमें था क्या एहोल अभिलेख में? ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो गुप्त का जो मुद्रा की व्यवस्था शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, क्योंकि एक बहुत ही महान राजा हुए, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता था। और उन्होंने क्या था, अपना सिक्के पर कुमार देवी का नाम लिखाया था। उन्होंने कुमार देवी जो उनकी वाइफ थी उनका नाम लिखवाया था। इसने सोने का सिक्का चलाया था। सबसे ज़्यादा जो गुप्त काल में सिक्का माना जाता है सोना का ही रहता था। नेक्स्ट चलते हैं। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहलाता है गुप्ता जो पीरियड है गुप्त काल। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हाँ कहाँ गया है, सॉरी। प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग जो था उत्तरापथ निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता था? तो जो उत्तरापथ है
मार्ग जो था उस समय मथुरा और तिक्षला को जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। निम्न में से कौन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था, यानी वेस्टर्न घाट में नहीं था, यानी सब ईस्टर्न घाट में था। सर्व सब जो है यहाँ पर पूर्वी घाट में थे। तो ए छोड़कर ये नहीं था, बाकी जो सब थे वो पश्चिमी तट पे थे, मुजेरी, सुपारीक और कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो यहाँ पर जो गंधार था ऊनी वस्त्र के लिए फेमस था। ठीक है, गंधार का ऐसे भी एरिया जो है वो थोड़ा ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पर गंधार जो फेमस था ऊनी वस्त्र के लिए, क्योंकि ठंडा प्रदेश, ज़्यादा ठंडा पड़ता था। निम्न में से देखते हैं, निम्न में से कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह जो है मेहरौली प्रशस्ति, यहाँ पर जो था वो जो इसका पिलर है लोहकार, ये बहुत बड़ा कलाकृति का प्रमाण है। उस समय ये लोहा में जंग भी नहीं लगा है, ये बहुत पहले का है। चंद और इस पर जो है एक और चीज है, इस पर चंद्र का उल्लेख मिलता है, तो माना गया है कि इसने चंद्रगुप्त ने बनाया होगा, बट इसके कठोर प्रमाण नहीं मिलता है, एकदम निश्चित नहीं मिलता है, लेकिन चंद्र उस पर लिखा गया है, तो उसको माना जाता है कि वो इन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में से कौन जानकारी देता है? तो फर्स्ट गुप्त साम्राज्य के बारे में इत्सिंग बताता है। वो बताता है कि श्री गुप्त जो थे ये गुप्त वंश के स्थापक थे। इन्होंने ही क्या था, महाराज की उपाधि ली थी। लेकिन बोला जाता है कि महाराज उस समय स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि किसी के अधीन था, यानी कि महाराज की उपाधि किसको दी जाती थी? सामंत को दी जाती थी। ठीक है, और बाकी इत्सिंग ने क्या किया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था। कारा शासन अभी लगता है जैसे कारागार, कारा मतलब कोई जेल होगा, लेकिन नहीं। गुप्तोत्तर काल में जो गुप्त के बाद वाली पीरियड है उसमें जो था एक प्रकार का भूमि चार्टर था। कारा मतलब नियम ही टाइप का, कि भूमि के ये नियम रहेंगे, इतना रखना है, इतना नहीं रखना है, इस पर चारागार रहेगा, इतने मेढ़ रहेंगे, एक चार्टर की तरह था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया? यानी कि इस गुफा में, बारबरा गुफा में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया गया, यानी कौन सा वो राजा था? यह राजा था अनंत वर्मन। इन्होंने अपने पिता के बारे में ऐसा नाम लिखा है, उद्धृत मतलब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में से किस शासक के दरबार में था? ये क्वेश्चन रिपीटेड भी आता है, आ जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के समय जो ये लेखक हरिभद्र थे। धर्मपाल के बारे में कुछ और चीज़ें जान सकते। धर्मपाल जो क्या था, एक उत्साही बौद्ध था, उसको उत्साही बौद्ध भी कहा जाता है। उत्साही मतलब, और इसके साथ साथ उच्च श्रृंखल मतलब इसको बोला जाता है। इसको परम सौगात भी बोलते हैं, परम सौगात भी बोला जाता है। उसने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन्होंने बताया विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बनाया इन्होंने ही बनाया था। सोमपुरी भी बनाया था, वहाँ पर सोमपुरी में पहाड़पुर में बिहार की स्थापना की थी। कुछ तारानाथ तो बोलता है कि इसने 55, तारानाथ एक हिस्टोरियन है, 55 विद्यालय, धार्मिक विद्यालय की स्थापना की। लेकिन साथ साथ में धार्मिक असहिष्णुता नहीं था, मतलब कट्टरता इसमें नहीं था, यानी दूसरे धर्मों को नहीं देखना। ये सब सर्वधर्म समभाव वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? इसका आंसर है फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इसको कह सकते हैं। तो यह जो थे अशोक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया था। साथ साथ में 2 स्तंभ को लाया था, ना एक नहीं लाया था, 2 लाया था। खिजराबाद वाला भी लाया था, ठीक है, और मेरठ वाला भी लाया था। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं मेरठ वाला ही आता है।
अब फिरोज शाह तुगलक कौन था भाई? मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। और इसकी माँ का नाम बीबी जैला है। माँ हो गई बीबी जैला, ठीक है, बीबी जैला जो राजपूत, इसके जो बीबी जैला के पिता थे राजपूत सरदार रनमल थे, ठीक है। इसने क्या किया था, हिंदुओं को जिम्मी कहा और हिंदू ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया है। फिरोज शाह जो तुगलक थे ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से टैक्स उस समय थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इसने क्या किया और बहुत सारा कुछ काम किया। क्या किया, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर हम लोग का फेमस है उसको ध्वस्त कर दिया था उस समय। कि नागरकोट में भी ज्वालामुखी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर को भी इसने भ्रष्ट किया। कहा जाता है कि इसके मंदिरों को तोड़ दिया था, गाय काटा था, यही सब करते थे। जब उनकी धार्मिक कट्टरता जब बढ़ जाती थी तब यही सब करते थे। इस तरह से इसने क्या किया, बहुत सारे नगर की भी स्थापना की। इसके नाम, इसके लिए भी ये फेमस था। इसने तो कोई जो हिस्टोरियन है वो बताते हैं कि 300 नगर का स्थापना किया था। अब इसमें कौन कौन से थे भाई? हिसार भी है, फिरोजाबाद है, साथ साथ फतेहाबाद है, फिर जौनपुर है, ठीक है, फिरोजपुर है, फिरोजपुर अपने नाम के अनुसार उसमें क्या फिरोजपुर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? अब यहाँ टैक्स की बात आ रहा है। अब टैक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, ये मास्टर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सरिया द्वारा स्वीकृत कौन नहीं था? तो इसका आंसर तो है कि विवाह कर जो था वो सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था, यानी कि विवाह कर टैक्स नहीं लगाया जाता था। यह विवाह कर जो था वो साउथ इंडिया में लगाया जाता था, ठीक है। इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। अब कृषि कर लगाया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर और व्यवसाय कर। अब देखिए कर उस समय कौन कौन से कर लगते, 5 प्रकार के मेनली कर जो होते थे। एक होता था उस्र। उस्र जो होता था मुसलमान की भूमि के ऊपर लगाया जाता था। जो भी मुसलमान थे, ठीक है, वह टैक्स देते थे। यह होता था 1/10, मतलब जितना उपजा भाई 1/10, 10वां हिस्सा दे दो हमको, ठीक है। अब दूसरा कर जो था क्या था, दूसरा कर को समझिए, खिराज। खराज, कहीं कहीं खराज भी लिखा जाता है, खिराज भी लिखा जाता है। यह था नैन मुस्लिम, जो भी गैर मुस्लिम थे उनसे लिया जाता था। किसी को नहीं छोड़ा था, राजा को उस समय टैक्स देना ही होता था। तो जो खराज था उसमें से गैर मुसलमान था, गैर मुसलमान की भूमि पर ये जो लगाता है वहाँ पर ध्यान दीजिए, भूमि पर लगाया जाता था। यहाँ पर क्या लगाया जाता है, ये भी भूमि के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। अब ये कब कितना लगता था, तो 1/3 लगता था, यानी कि ये ज़्यादा लगता था। ये भी भूमि पर, ये भी भूमि पर, लेकिन यहाँ मुसलमानों से 1/10 और यहाँ पर 1/3 यानी कि 33 मान लीजिए। तीसरा कौन सा कर था? तीसरा कर था उसको बोलते हैं खम्स। खम्स जो था ये लूट का माल होता था। कभी आक्रमण करते थे राजा तो कहीं लूट लिए तो उस समय उसको खम्स लगाया जाता था। खम्स यानी कि 1/6 भाग, भाई हमको राजकोष में दे दो। जो बाकी बचा 4/6 बचा, उसके बाद जितने बचे 5/6 बचे, वो सब तुम अपना सैनिक द्वारा क्या होता था, बांट लिया जाता था। जो लूट के लाता था उसको दे देता था, तो भाई तुम लोग रखो लेकिन मैं 1/6 लूँगा। फिर चौथा कर था, चौथा कर बोलते हैं जक़ात। जजिया और जक़ात ज़्यादा फेमस था। तो जक़ात वाला जो कर था ये सिर्फ मुसलमान के ऊपर लिया जाता था, सिर्फ मुसलमान के ऊपर लिया जाता। अब सिर्फ मुसलमान के ऊपर लिया जाता तो कितना लिया जाता, एक जैसे एक वहाँ पर स्लेब डाल रखा था, इतना का प्रॉपर्टी है तो उसके आगे अगर जो रखते हैं आपके पास प्रॉपर्टी तो हम टैक्स लगाएंगे। तो ये 2% लगाया जाता था, ठीक है। अब एक और टैक्स की बात कर लेते हैं, यह भी एक इम्पोर्टेंट है और इस पर थोड़ा बहुत क्लैरिटी कहीं नहीं रहता कि जजिया लगाया जाता था किस लिए लगाया जाता था। तो यह जो था गैर मुसलमान के ऊपर लगाया जाता था। अब किस लिए लगाया जाता था भाई, तो उस समय क्या था कि जो राजा का जो उनका नियम था कि हर एक परिवार से सैनिक सेवा में जाना ही होता था, अनिवार्य कर दिया था, यानी कि सबको सैनिक में भर्ती होना ही पड़ता था, यानी कि देश की सेवा करना पड़ता था। तो उसके लिए क्या था कि ये इनका राजा का तर्क था कि जजिया हम लेंगे गैर मुसलमान से और उसको हम सेना में भर्ती नहीं करेंगे
तो जो भर्ती कर हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जो भर्ती नहीं होंगे उनको ये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं, क्योंकि हम आपको सेव करते हैं। ठीक है, ये गैर मुसलमान जो अनिवार्य सैनिक सेवा में नहीं जाते थे या नहीं जाते थे या मुक्ति भी प्रदान कर देते थे कि भाई तुम अगर नहीं जाना है तो ये टैक्स दे दो, जजिया टैक्स कर दो। इसके साथ साथ में कुछ लोगों को छूट भी था, जैसे अगर स्त्री है, स्त्रियां हो गए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, अपंग हो गए, इनको जो है छूट थी कि आप लोगों को नहीं देंगे। ये इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्स है। आप एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ। उसर जो था मुसलमान के ऊपर, भूमि के ऊपर लगाया जाता था 1/10, हिराज गैर मुस्लिम के ऊपर, ये भूमि के ऊपर 1/3, खम्स जो था लूट का माल था 1/6, बाकी जो बचा सैनिक को दे दिया। जक़ात जो था सिर्फ मुसलमान के ऊपर, एक निश्चित रूप से अगर प्रॉपर्टी उससे ऊपर है तो 2% जजिया लगाया जाता था गैर मुसलमानों के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीवाने को ही इस्तेमाल करता था। दीवाने को ही जो था वो क्या करता था इस्तेमाल? दीवाने को ही पहले था क्या? ये कृषि विभाग का मंत्री था। कृषि विभाग का मंत्री रहेगा तो कृषि कार्य होगा, कृषि कार्य होगा तो ये क्या करेगा? राजकीय भूमि का उपयोग करेगा। तो ये देखभाल करता था राजकीय भूमि का, दीवाने को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अरघट क्या था? अरघट जो था वो पानी को ऊपर उठाने का ये उपकरण था। अरघट मतलब वही, यहाँ कुआं टाइप का है, यहाँ से एक रस्सी या डंडा यहाँ लगाएगा, नीचे में यहाँ पर कुछ सामान रहेगा जो लोहे का, जिसमें से पानी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई? ये अभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट करते रहता है। तो ये आप जानते होंगे, कहीं पढ़े होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसको जो चौगान खेलते, चौगान क्या था? ये एक घोड़ा का जो खेल होता था। जब अभी मान लो आप उसको पोलो बोल सकते हैं, जो घोड़दौड़ होता है, घोड़दौड़ हो, तो उस समय जो उसी समय चौगान जब खेल रहा था तब इसकी मृत्यु हो जाती थी। इसके पीछे में कुछ इम्पोर्टेंट बात हम जान लेते हैं। इसने क्या किया था? दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मंदिर बनवाया था, ठीक है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद क्या है? इसी को कुतुब मीनार बोलते हैं, ठीक है। ये कुतुब मीनार को फिर बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इसका दरबार में हसन निजामी रहता था, ठीक है। और इसका जो कब्र है, इसको दफनाया गया था लाहौर में। एक बार मैंने एक एग्ज़ाम दिया था तो ये भी पूछ दिया था, टीचिंग का कोई एग्ज़ाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कहाँ पर कब्र है? तो लाहौर में। नेक्स्ट चलते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भक्ति आंदोलन जो हुआ था उस समय दक्षिण भारत से हुआ था, ठीक है। उसमें मिडाइवल युग था, यानी मध्यकाल में जो हुआ था, मध्यकाल में हुआ था। और इसके प्रणेता किसको माना जाता है? वो अलवार संत थे। अलवार और नैनार आपको जानते हैं। अलवार जो थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और नैनार जो थे वो शिव भगवान की पूजा करते थे। तो अलवार संतों के द्वारा वहाँ दक्षिण भारत में यह भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और किसने किया था भाई सबसे पहले? तो रामानंद थे, रामानंद। तो आप रामानुज से इसको कंफ्यूज मत होइएगा, रामानंद ने शुरू किया था। एक रामानुज थे, रामानुज बाद में आए थे, रामानंद पहले थे। तो रामानंद ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य उस समय क्या था? क्योंकि उस समय जो समाज में था विषमता आ गई थी, हिंदू और इस्लाम धर्म में बीच में बहुत खाई हो गई थी। उसमें क्या, तो इसलिए यहाँ जो हुआ था हिंदू जो धर्म सुधार के लिए हुआ था, और साथ ही साथ में ये हिंदू धर्म के साथ साथ में मुस्लिम के साथ समन्वय बनाने के लिए था। यह आंदोलन जो था काफ़ी सफल रहा था। इसके साथ साथ ही हमारा यह 25 क्वेश्चन का 600 क्वेश्चन का टारगेट ख़त्म हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले एक नंबर से आप सीरीज देख सकते हैं। और साथ ही अगर इसका डिस्कशन भी अगर आप चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे आ जाइए। सेम नाम से हमारा वेबसाइट है, एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल के नाम से। इसका लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा,
आप वहाँ जाकर लिंक क्लिक करके आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी कहीं पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगे रहिए, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, बाय बाय।